क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ओके, अच्छा तो ये आपके स्क्रीन पे पोस्टर दिख रहा होगा केजीएफ का, और आपको एक नीचे में पोस्टर दिखाया जाएगा जो कि होगा अवतार का, और एक है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग क्यों जान रहे हैं, ये कैसे हमारे चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया था ना, वो सिर्फ इसीलिए ब्रिटिश हमारे देश में आए थे ताकि यहाँ से इंडिया के जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेस हैं वो अपने देश में ले जा सकते हैं या उससे पैसा बनाकर अपने देश में ले जाएं। ओके, तो आखिर क्या क्या उन लोग का मेन एम था, तो जो कॉलोनाइजेशन था ब्रिटिश का, वो कॉटन, गोल्ड और अदर्स जो रिसोर्सेस थे उसको यहाँ से काफी मात्रा में ले गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो था वो सोने का चिड़िया कहा जाता था। ओके, अब जो ये केजीएफ का पोस्टर है तो ये भी किसी तरह से रिसोर्स से रिलेटेड है। अगर आप लोग देखे होंगे केजीएफ, तो वहां पे मिनरल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो कौन से मिनरल का किया जाता है, तो गोल्ड की वहां पर माइनिंग होती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट अब क्या है, तो नेक्स्ट इज द अवतार मूवीज। ये कैसे रिसोर्स से रिलेटेड है, तो इस मूवीज में भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है, किया तो नहीं जाता है लेकिन उसकी अच्छी खासी प्लानिंग की जाती है। एक प्लेनेट के लोग दूसरे प्लेनेट पे जाकर ओके वहां से मिनरल निकालने की पूरी अच्छी तैयारी करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। और जो उस प्लेनेट पर लोग रहते हैं जिन्हें अवतार कहा जाता है, वो लोग इसके यूटिलाइजेशन के बारे में नहीं पता होता है कि ये मिनरल क्या है, हम लोग इसका यूज कैसे करें। तो सबसे पहली बात आप लोग एक जाने कि रिसोर्सेस के निकालने के लिए, उसके यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा तो अब रिसोर्सेस का भी तो अच्छा खासा डिफिनेशन होगा। ओके, अच्छा रिसोर्सेस का और क्या एग्जाम्पल होता है, तो आपके आसपास ओके आपके आंखों पे चश्मे से लेकर पैंट की पतलून तक हर चीज रिसोर्सेस होता है। ओके, हर चीज, जैसे कि आपके हाथ में फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आपके घर में पंखा हो गया, यहाँ तक कि आपका खुद का घर भी एक रिसोर्स है। ओके, तो रिसोर्स तो काफी बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट दिख रहा है। ओके, तो रिसोर्स पे कुछ चीजें होते हैं जिस पर रिसोर्स डिपेंडेंट होता है कि किस चीज को रिसोर्स कहा जाए, किस चीज को रिसोर्स नहीं कहा जाए, रिसोर्स कैसा होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे एक डायग्राम, फोटो, पिक्चर, जो कि है रिसोर्स कैसा होना चाहिए। रिसोर्स फर्स्ट चीज इकोनॉमिकली फिजिकल फेजिबल होना चाहिए, सेकंड कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, थर्ड क्या टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो आप लोगों ने अवतार वाले में देखा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा तभी जाकर हम लोग रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब हुआ, अब जैसे कि कोई छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया में ना ऑयल निकालने के लिए भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑयल सिर्फ अमेरिका, रसिया, यूरोपियन कंट्री से ही आता है, हमारे देश में भी ऑयल निकाला जाता है, हमारे देश में भी डायमंड, गोल्ड है। लेकिन क्या है ना कि उनके इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं है। मतलब कि एक कहावत में बोला गया है कि जितना का बबुआ नहीं उतना का झुनझुना। तो जितना का हम लोग निकालेंगे नहीं गोल्ड और डायमंड, उतना रुपया हम लोग को निकालने का कॉस्ट लग जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने उसको छोड़ दी अभी रखा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग कम खर्चे में अधिक से अधिक चीजों को अधिक से अधिक जमीन के अंदर से उसको निकाल सकें। अच्छा, थर्ड कॉन्सेप्ट होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये क्या होता है, अब मान लीजिए कि किसी मंदिर है ओके या फिर जो सोसाइटी है, अधिक से अधिक उसको नुकसान करके किसी टेम्पल का, किसी ना हिस्टोरिकल प्लेस का, वहां से अगर एक्सट्रैक्शन किया जाए तो उसकी तो इजाजत समाज नहीं देगा ना, सोसाइटी। दैट इज द कल्चरली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, उसे रिसोर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट थिंग आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं
बीच में ह्यूमन बीइंग है और ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। अच्छा, इंटरेक्ट करने से क्या होता है भाई, तो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करने के लिए वो फिजिकल इन्वायरमेंट से, धरती से, मून से, ओके, मंगल ग्रह से, कहीं से चीजों का एक्सट्रैक्शन करेगा। तो एक सही से इन्वायरमेंट मिलना चाहिए ना, तो ये हुआ फिजिकल इन्वायरमेंट। अच्छा, उसको निकालने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी भी तो होना चाहिए ना। ओके, तो नेक्स्ट चीज क्या होगा, हमारे पास एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अच्छा, इन चीजों को आसान करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि भारत सरकार ने माइनिंग इंडस्ट्री बनाया गया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है ना, अदर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी बनाया गया है, और भारत सरकार ने इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री भी बना के रखा है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में बहुत काफी कुछ जाना। अब हम लोग इसका थोड़ा सा लिखित फॉर्म में भी देख लेते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो रिसोर्सेस, ऑल द यूजफुल एलिमेंट ऑन ऑफ द इन्वायरमेंट दैट सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। सिंपल सी बात है, जो बताए, जो हमारी आम सी जरूरत को, डेली लाइफ को इम्प्रूव करे, ओके, उसे रिसोर्सेस बोलते हैं। जिसकी हमें आवश्यकता हो उसे रिसोर्सेस बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसमें फर्स्ट थिंग आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है, तो जो हमें डायरेक्टली, ओके, इन्वायरमेंट से मिलता है, वो होता है नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि हमें नेचर खुद देता है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, लाइट्स, वाटर, एयर, ये क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेस हुआ। रिसोर्सेस के यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, इसमें कि नेचुरल और ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेस हैं। ह्यूमंस रिसोर्सेस क्या हुआ है, जो रिसोर्सेस ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, खुद ह्यूमंस ने बनाया है, वो हुआ ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब ये दोनों क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने काफी पहले भी पढ़ा होगा, तो ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज के बारे में आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या जान रहे हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बारे में पहले भी जानते होंगे। रिन्यूएबल वो होता है जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिन्यू किया जाता है चीजों को। ओके, नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल में हम लोग देखेंगे जैसे कि रिसाइक्लेबल होता है पहला, और दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का मतलब जैसे कि मेटल्स को क्या किया जाता है, एक इस्तेमाल के बाद उसको गलाकर, पिघलाकर दोबारा उसको रिसाइकल किया जा सकता है। और नॉन रिसाइक्लेबल का मतलब जिसका यूज सिर्फ एक बार किया जा सकता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया रिसाइक्लेबल में, जैसे कि मेटल्स हो गया। अब देखेंगे हम लोग रिसाइक्लेबल। तो रिन्यूएबल के दो टाइप हैं, पहला है कंटिन्यूअस फ्लो, सेकंड है, अब आप लोगों को लग रहा होगा नॉन कंटिन्यूअस होगा, जी नहीं, ये सेकंड होगा बायोलॉजिकल। अच्छा, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो कंटिन्यूअस में जो चीज आप लोगों को कंटिन्यू, ठीक है, हमेशा हर रोज मिलते रहता है, ओके, वो होता है कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल नीचे में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, वाटर, एयर, इट इज, बहुत सारी चीजें होती है जो कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, बायोलॉजिकल में क्या होता है, तो बायोलॉजिकल में उससे उल्टा नहीं होता है, उससे अधिक वो समय लेता है। कंटिन्यूअस फ्लो से बायोलॉजिकल जो होता है अधिक टाइम लेता है। ओके, जैसे कि फोसिल फ्यूल्स हो गया, क्या हुआ, कई 100 मिलियन ईयर्स लगते हैं फोसिल फ्यूल्स को बनने में। एनिमल्स का डिग्रेडेशन होता है, सॉइल में मिलता है वो, तब जाकर आज पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। तो इसमें दो चीज होता है, एक तो वाइल्ड लाइफ एनिमल, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, ओके। सेकंड हो गया नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि फॉरेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग आज पेड़ लगाएं और कल वो फल देने लगे या फिर ऑक्सीजन देने लगे, या फिर आज हम लोग पेड़ की कटाई किए और तुरंत उसका रिजल्ट दिखने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आप लोग को भी पता है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोग का नेचुरल कंप्लीट हो गया, सेकंड है ह्यूमंस। ह्यूमंस में जैसे कि स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन है, तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन देख लिया है। अब नेक्स्ट है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अच्छा, इसमें अब क्या जानना है, क्वांटिटी और क्वालिटी में। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई महंगा सर्फ खरीदें, ठीक है, रिन का खरीदें
और कोई लोकल ब्रांड का खरीदें। दोनों में क्या डिफरेंट है? जो रिन वाला सरफ है उसको हम थोड़ा सा अमाउंट अगर डालेंगे तो अधिक कपड़ा साफ करेगा, ये हुआ क्या? क्वालिटी। और जो क्वांटिटी वाला होगा उसमें हम लोग अधिक सरफ डालना होगा, फिर भी या तो उसके बराबर कपड़ा साफ करेगा या फिर उससे कम करेगा, क्योंकि सरफ का मात्रा अधिक डालना पड़ेगा ना। तो ये हुआ क्वांटिटी। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोग अच्छे से। तो नेक्स्ट है सेम चीज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है वो हुआ ह्यूमन मेड, मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, आप लोग जिस घर में रहते हैं उसका ईट, ओके, रोड्स, व्हीकल, पार्क, ये सब ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया ना रिसोर्सेज, ये सब हुआ। अच्छा, नेक्स्ट चीज आप लोग से पूछते हैं, क्या ह्यूमंस, ये सारे रिसोर्सेज तो ह्यूमंस के लिए बनाया गया है ना, कि हाँ जो ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग आदमी लोग इस्तेमाल करता है उसको रिसोर्सेस बोलते हैं। तो क्या इंसान खुद में अपने आप में एक रिसोर्स है? जरा सोचिए। अच्छा, आप लोग को तीन चीज बताए थे पिछले वाले डायग्राम में, एक जो कि था इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, ओके, कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ओके। तो उसमें जो ह्यूमन होता है, क्या वो खुद में, ह्यूमंस भी इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं ना, तो ये भी इकोनॉमिकली फिजिबल हुआ। इसलिए ह्यूमंस, ओके, अपने आप में एक अलग से रिसोर्स हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, रिसोर्सेस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, अनपढ़ से लेकर गंवार सभी लोग को पता है, बड़े से लेकर छोटे लोग तो। लेकिन इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये तो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ 10th क्लास वाले बच्चे जानेंगे, ज्योग्राफी वाले। अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन भी होता है। सब लोग को पता होता है कि रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है और एक दो टाइप के, लेकिन किसको पता होगा कि ओरिजिन के बेसिस पर अलग से इसको डिफरेंशिएट किया गया है, एग्जॉस्टिबिलिटी भी दिया गया है, इसमें डिफरेंस किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे ओरिजिन के आधार पर दो चीज होता है, ओरिजिन के पार्ट्स। पहला हुआ बायोटिक और दूसरा हुआ एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? जो चीज हम लोग बायोस्फीयर से लिए गए हैं, ओके, जो चीज लिविंग बीइंग है या फिर उससे हम लोग को मिलता है, ये हुआ बायोटिक रिसोर्स है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम लोगों ने अभी तुरंत देखा, फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज, इटीसी। नेक्स्ट है एबायोटिक, जो उसका बिल्कुल उल्टा होता है, या तो नॉन लिविंग बींग से मिला है, ओके, और या तो वो बायोस्फीयर से नहीं मिला है, वो होता है एबायोटिक। जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल्स, ये हमारे जमीन के अंदर से मिलता है, कई सौ सालों बाद वो रॉक्स और मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, ये हुआ एबायोटिक। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर देखेंगे तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये हम लोगों ने पिछले स्लाइड में काफी अच्छे से देखा कि कैसे हम लोगों ने इसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, कैसे काम करता है ये। अब है ऑनरशिप के आधार पर। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, सेकंड, थर्ड हो गया नेचुरल रिसोर्स एंड फोर हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल से मालूम ही पड़ता है कि वो आपके लिए पर्सनल यूज के लिए होता है। इंडिविजुअल रिसोर्स जैसे कि हम, मेरा घर, अब ऐसा नहीं कि पड़ोसी आकर मेरे घर में रहने लगेगा, मेरा कार, ओके, तो ये हुआ इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं लिख सकते हैं नोट में। सेकंड हुआ कम्युनिटी रिसोर्स, जो कि मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे गांव के लोग जिस चीज का इस्तेमाल करें। सोच सकते हैं आपका गली, आपका मोहल्ले का पार्क, ओके, आपका गांव का पंचायत भवन, ओके, आपके गांव का सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल, वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस होता है। थर्ड होता है नेशनल रिसोर्सेस। आप लोग इसको डायग्राम के, अच्छा डायग्राम नहीं दिया गया है, ओके, हाँ यहाँ पर दिया गया है। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेस, जैसे कि ट्रेन हो गया, कोई बड़ा या छोटा टेम्पल हो गया जो कि नेशनल रिसोर्सेस हैं, कोई गवर्नमेंट पोस्ट हो गया, वो भी तो नेशनल रिसोर्सेस हैं। ऐसा नहीं कि विदेश का आदमी आकर उस रिसोर्सेस पे कर ले अपना हक। नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अच्छा, इंटरनेशनल रिसोर्सेस और नेशनल में
यहाँ पर ओशियन वाले रीजन में दोनों एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे कि 12 नॉटिकल माइल से पहले समुद्र में इंडिया के बॉर्डर से लेकर बॉर्डर नहीं, समुद्र से लेकर इंडिया के ओशियन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है वो होता है नेचुरल रिसोर्स के अंदर में आता है और नेशनल रिसोर्स होते हैं। और उसके बाद का जो वाटर होता है वो होता है इंटरनेशनली, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, इंटरनेशनल का और कोई एग्जांपल बताइए। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस भी क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स है। स्पेस में भी बहुत सारे देशों ने अपना अपना सैटेलाइट छोड़ कर रखा है। देश ने क्या, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने भी छोड़ कर रखा है, जैसे कि स्पेस एक्स, काफी अच्छा आप लोग जानते होंगे एलन मस्क को, वो स्पेस एक्स उन्हीं का है, तो वो भी एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। अब हम लोग आगे देखेंगे डेवलपमेंट के बेसिस पे किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। तो इनको डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ओके टॉपिक्स, पर आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको देखेंगे, जो कि आप लोग कभी शायद कभी नहीं भूलें। ओके, फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल रिसोर्स। जो रिसोर्स किसी एक पार्टिकुलर रीजन में पाया जाए, आपके घर के आसपास कुछ रिसोर्स पाए जाते होंगे, उसको बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। कोई चीज कहीं एक स्टेट में मिलता है, जैसे कि सोलर एनर्जी जो है ना, वो राजस्थान वाले रीजन में मिलता है। अब जैसे कि दिल्ली में आपको सोलर एनर्जी नहीं मिल सकता है, वहां पर फैन लगाकर रोड के किनारे सोलर एनर्जी नहीं निकाला जा सकता है। इसका एक रीजन होता है। रीजन ये कि राजस्थान वाले रीजन में और गुजरात वाले रीजन में वहां पे रेगिस्तान काफी ज्यादा मात्रा में है, मरुस्थल डेजर्ट, इसलिए वहां की जो हवाएं होती हैं वो काफी तेजी से चलती हैं। ओके, इसलिए वहां पे वाइंड एनर्जी का काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है। अब जब पोटेंशियल होता है तो सिंपल सी बात है, उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सिंग बोलेंगे ना, और तो कुछ। ओके, नेक्स्ट है विंड इन गुजरात। और राजस्थान में सोलर जो होता है वहां पे धूप अधिक होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी पे सबसे अधिक धूप किस वाले रीजन में मिलता है? सबसे अधिक कौन सा पार्ट गर्म होता है? तो वो होता है इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, मतलब पूरी धरती के बीचों बीच वाला जो रीजन होता है वो काफी गर्म होता है। वहां पे इवोपरेशन भी काफी ज्यादा होता है। ओके, वहां पे जब इवोपरेशन ज्यादा होगा तो वहां पे बारिश भी ज्यादा होगा। ओके, तो वहां पे धूप भी ज्यादा होगा। तो राजस्थान का जो रीजन है वो हमारे इक्वेटोरियल रीजन के आसपास में आता है। नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्सेस। ओके, स्टॉक मतलब नॉर्मल सी बात है, जिस चीज का हम लोग स्टॉक दुकान का रख दिए हो। ओके, जिस चीज की जरूरत नहीं पड़ता हो हमें, जो कि बाद में जिस चीज का जरूरत हो उसे बोलते हैं स्टॉक। जैसे कि किराना दुकान पे हम सामान रख दिए, या तो उसको हम लोग बाद में करेंगे, जैसे कि लॉकडाउन में हम लोग रिसोर्सेस की आवश्यकता नहीं है, कम जरूरत है ना, तो हम लोग चीजों को दुकान में रख दें, और जब लॉकडाउन खुलेगा तब उन चीजों को, उस स्टॉक को हम लोग बाहर निकाल कर सेल करेंगे। अच्छा, अब जब रिसोर्सेस में किस क्या स्टॉक का मतलब है, तो इसमें अगर आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चीज स्टॉक में है। जैसे कि मून पे मिनरल्स हैं, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन में जो मिनरल्स हैं वो क्या है, स्टॉक में है। जब हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो जाएगा कि हम लोग उस ठंडे वाले रीजन में, कोल्ड रीजन से भी अंदर से बर्फ के नीचे से हम लोग मिनरल्स को निकाल सकें। ओके, तो अभी तक वो हमारे स्टॉक में है। नेक्स्ट है रिजर्व। अब स्टॉक और रिजर्व में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रिजर्व भी स्टॉक जैसा ही होता है, पर रिजर्व में ये होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ओके, हम आज भी चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल जो है हम लोग यूरोपियन कंट्री से मंगाते हैं। ओके, इंडिया में भी है पेट्रोल डीजल, अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, पर हम लोग सबसे अधिक पेट्रोल डीजल यूरोपियन कंट्री से ही क्यों मंगाते हैं? क्योंकि अमेरिका का जो पेट्रोल डीजल है वो रिजर्व में है। अमेरिका का ये मानना है जब सारी दुनिया से पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा ना, तब हम अपना पेट्रोल डीजल का रिजर्व ओपन करेंगे। वैसे उसका आज भी ओपन है, पर काफी ज्यादा मात्रा में उसके पास पेट्रोल डीजल है जो कि अभी रिजर्व में रखा गया है।
आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, रिसोर्स पता है, यूट्यूब भी ना एक रिसोर्स है जो कि किसी को इकोनॉमिकली डेवलप करता है। जैसे कि हम लोग जो है पढ़ाते हैं, तो ये भी हम लोग को रिसोर्स ही है। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम लोग भी अपना रिसोर्स जो है ना उसको कंटिन्यू करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। अब डेवलप का मतलब ही होता है जो चीज डेवलप हो चुका है, वो होता है डेवलप रिसोर्स। रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोग को पता होता है। अब सर्फ वाला एग्जांपल याद करिए जो आपको बताए हैं, सर्फ वाला कि किसी का क्वांटिटी और क्वालिटी वाला, तो वो क्या है, डेवलप रिसोर्स है। पेट्रोल डीजल भी होता है, वो भी क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी होता है। अब जैसे कि सीएनजी गैस होता है, तो उसकी क्या है, क्वालिटी पेट्रोल से काफी अच्छी होती है, उसमें पॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है, तो वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है इसके कंपेरिजन में। अब जैसे कि खाना बनता है तो सीएनजी गैस पर खाना बनता है, चूल्हा पर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि क्या है, सीएनजी गैस काफी ज्यादा डेवलप्ड है। अब चूल्हे पर जो खाना बनता है लकड़ी से, उसमें तो रिसोर्सेस ज्यादा होता है लेकिन उसका नुकसान भी तो अधिक है ना, इसलिए सीएनजी क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेस होता है। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोगों ने चारों टॉपिक को कंप्लीट किया। ये आपके लिए एक पिक्चर है जो कि बहुत अधिक मेहनत करके हमने निकाला है, जिससे कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब स्टॉक वाले में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसका रिसोर्सेस काफी अधिक है। ओके, लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्निक नहीं है कि हम उन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकें। सिंपल सी वो स्टॉक में है। नाम तो काफी सिंपल सिंपल, जैसे कि स्टॉक हो गया, रिजर्व हो गया, डेवलप हो गया। थोड़ा थोड़ा इसमें आप लोग को डिफरेंस समझना है, सारे टॉपिक एक जैसे हैं, ठीक है, तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना होगा। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा क्योंकि यही है जो आपको डिफरेंस समझा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा पिक्चर है। तो ये वाला पिक्चर आप लोगों को किताब जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपको समझा दे रहे हैं हम। देखिए जो पोटेंशियल रिसोर्स है, इसका एग्जांपल है सोलर एंड वाइंड एनर्जी। मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में सोलर एंड वाइंड एनर्जी पोटेंशियल रिसोर्सेस जो हैं अवेलेबल हैं एज कंपेयर टू द अदर थ्री रिसोर्सेस। उसके बाद स्टॉक रिसोर्सेस हैं जिसमें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एग्जांपल है जिसका। ओ यानी पोटेंशियल रिसोर्सेस जितना है उससे कम स्टॉक रिसोर्सेस हैं। अच्छा, उससे भी कम नीचे हैं रिजर्व एंड डेवलप्ड रिसोर्सेस। रिजर्व वाले का एग्जांपल आपको पता है, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स। अब जितना वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, आज भी देख रहे होंगे कि हर जगह पे इसका सरकार ने स्कीम लाया है सोलर एनर्जी लगाने के लिए, वाइंड एनर्जी लगाने के लिए। अभी एमपी के रीवा में सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट है डेवलप रिसोर्स, ये भी होता है सॉइल एंड एविएशन जो कि डेवलप हो चुका है, तो ये भी काफी कम मात्रा में अवेलेबल है, देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाओ, ये जरूर ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शायद आप लोगों ने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, आज हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जितना कम इन्वायरमेंट का नुकसान करके आप डेवलपमेंट करते हैं, मतलब कि कम से कम इन्वायरमेंट का नुकसान हो और अधिक से अधिक देश का डेवलपमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल सिंपल भाषा में। ओके, अच्छा, ये छोटा सा एक टॉपिक है अलग से, इसको हम बता दे रहे हैं कि प्लेन्स जो होते हैं 43%, माउंटेन जो होते हैं 30%, प्लेटू जो है 27% है। इतना लैंड अवेलेबल है। ओके, ये इनका परसेंटेज। अच्छा, हम लोग कहाँ थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थे। ओके, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एसडीजी गोल्स। ओके, अब ऐसा नहीं है कि एसडीजी गोल्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहला ऐसा एफर्ट लगाया गया है।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एग्जाम्पल में है एसडीजी गोल्स। गोल्स तो पहले ही बोल चुके हैं, तो मतलब कि सिंपल सी पता है, कुछ गोल्स होगा जो कि हम लोग को अचीव करना है या फिर हम लोग पीछे कर चुके हैं। ओके, तो ये जो एसडीजी गोल्स है ना, ये 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में लाया गया। सारे देशों के टॉप लीडर्स जो थे वो एसडीजी गोल्स लेकर आए। एसडीजी का मतलब आपको लोगों को पता है कि मिनिमम क्या, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट। ठीक है, हम मतलब कि कोई इंडस्ट्रीज कम से कम पॉल्यूशन फैलाए और अधिक से अधिक डेवलपमेंट करे, वो होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लास्टिक कर रहे हैं और बहुत मात्रा में प्लास्टिक का वो पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, और प्लास्टिक निकल कितना रहा है, तो थोड़ा सा किसी एक शहर का ही वो सिर्फ फुलफिल भी ना कर पाए, तो ये क्या हुआ, ये डिमेरिट हुआ। तो इस इन चीजों को टैकल करने के लिए सारे दुनिया के सरकारों ने, ओके, पूरे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, एसडीजी गोल्स लेकर आए। तो क्या एसडीजी गोल्स ऐसा पहला कोई एग्रीमेंट था? जी बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले था, आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2000 में आया था और 2015 में ये कंप्लीट हुआ। कंप्लीट का मतलब क्या समझ रहे हैं कि इसको अचीव कर लिया गया? बिल्कुल भी नहीं। इसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को एक देश ने भी, दुनिया के पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, एक देशों ने भी इसको अचीव नहीं कर पाया। उसके बाद अब लगा कि नहीं, कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि एसडीजी गोल्स को अचीव किया जा सके। तो मिलेनियम के बाद उसको सस्टेनेबल कर दिया गया, बाकी सब चीजें वही था। इसमें भी 15 साल का टारगेट दिया गया, 2015 से 2030 तक। इसमें 17 टारगेट्स हैं, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, किसी भी देश पर ये बाइंडिंग नहीं है कि आपको कितने इसमें से गोल को अचीव करना है। तो भारत ने सिलेक्ट किया कि 13 गोल्स। ओके, जो ऊपर से 13 गोल्स हैं, पोवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, 6 नंबर पे से 13 नंबर तक आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट। अच्छा, तो इसके पहले भी कुछ किया गया था? जी बिल्कुल, एजेंडा 21, जो कि 1992 में लाया गया, मतलब 1992 में, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के मीटिंग में, जो कि कहाँ हुआ था, जगह भी देख रहे होंगे, लिखा होगा ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। वो किस चीज पे था? अच्छा, एजेंडा 21, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तीनों तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लगभग लगभग अप्रोक्स काम किया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? एजेंडा 21 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके, ये दोनों क्या था कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे, मुखिया, ओके, बीडीसी, इन लोगों के लेवल से उठाया गया कि आप कैसे इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट का कम नुकसान हो और अधिक से अधिक डेवलपमेंट में हो। इवन में भी ऐसा ही किया गया एजेंडा 21 के जरिए कि कोऑपरेशन किया जाए लोगों में, जिससे कि लोगों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, लोगों का म्यूचुअल नीड्स क्या है, एक सोसाइटी की नीड्स क्या है, और सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, ऑफिसर से लेकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक। ओके, जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो अपना एजेंडा 21 खुद फिक्स करेंगे। ओके, कि किन किन चीजों पे हमने अपने गांव में, अपने शहर में, अपने सिटीज में क्या क्या चीजें चेंजिंग होनी चाहिए। इंडिया एक काफी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग यहाँ पे रिलीजन होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इकोनॉमिकल भी लोग होते हैं, जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है। ओके, किसी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान में काफी ज्यादा वहाँ पे रेगिस्तान है। ओके, बिहार और दिल्ली जैसे रीजन अलग अलग है, सबकी महाराष्ट्र अलग है, सब इकोनॉमिकली डिफरेंट है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही था, वो सिर्फ दुनिया के टॉप लीडर्स और उनके जो पेपर हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके फाइल में ही दब के रह गया।
15 साल तो इसी में लग गए, तो टारगेट अचीव कहाँ से होगा? उसी को गलती से सीखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाया गया, ताकि जिससे ग्राउंड जीरो से काम किया जा सके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एजेंडा 21 का साइकिल, कैसे इसका वर्क किया गया। ये डेफिनेटली कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा, ओके, जो कि 1992 से लेकर 2012 तक चलाया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आज का, लैंड डिग्रेडेशन। अच्छा, लैंड का तो सबको मतलब पता है, सॉइल का भी मतलब पता है। अब ये डिग्रेडेशन क्या होता है? जो लैंड, ओके, जिस लैंड का मिट्टी कट के समुद्र में, रिवर्स में चला जाता है, ओके, या किसी और वजह से लैंड का यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। सपोज कि आज से 100 साल पहले पूरी धरती का 10% लैंड था, ओके। आज के टाइम में क्या है, सपोज बोले, ओके, सिर्फ सपोज करना है। आज के टाइम में क्या है कि 9% ही लैंड पूरी धरती का हम लोग के पास है। 1% आखिर लैंड कहाँ गया? तो वो 1% क्या था, लैंड जो था डिग्रेड हो गया, ओके, वो क्या हुआ, नष्ट हो गया। अलग अलग उसके रीजंस हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए कि आने वाले फ्यूचर में लैंड जो है वो डिग्रेड ना हो? सबसे पहले चीज होगा, पेड़ लगाओ। सभी लोग बोलते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे तो उससे क्या होता है? पेड़ लगाने से यार ऑक्सीजन मिलता है। सब लोग आज मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। और क्या होता है पेड़ लगाने से कि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, पेड़ जो होते हैं उन मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जैसे हम लोग मुट्ठी में किस चीज को पकड़ कर रखते हैं, वो गिरता नहीं है। सेम काम पेड़ की जो जड़ें होती हैं, रूट होता है, यही काम करता है। तो जब उस रीजन में बाढ़ आता है ना, तो सिर्फ क्या जाता है, पानी आता है और बह जाता है। जो मिट्टी होती है ना, वो कभी डिग्रेड नहीं होता, या फिर बहुत कम मात्रा में डिग्रेड होता है, ओके, ये होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पेड़ लगाना होगा। तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ए फॉरेस्टेशन। आगे सबको बात समझ में? नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ओके, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा रोक के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। ग्रोइंग थ्रोनी ब्रसेस, इसको भी रोकते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग तो आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था एक फिल्म के पोस्टर के जरिए। नाम क्या था उसका? केजीएफ एंड व्हाट, अवतार। तो उसमें भी लैंड का माइनिंग किया गया। अच्छा, माइनिंग करने से और लैंड का डिग्रेड होने से क्या दोनों में कॉम्बिनेशन है, क्या संबंध है? माइनिंग तो जमीन के अंदर होता है, और लैंड जो डिग्रेड होता है वो तो समुद्र या फिर कुछ अलग रीजन से होता है। तो जो माइनिंग होता है ना, उसका जो वाटर होता है वो आपके शहर के नदियों में जाकर मिल जाता है, उसकी गंदे पानी को बना देता है। इसलिए माइनिंग जो होता है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जो सॉइल की फर्टिलिटी होता है ना, वो भी खराब कर देता है। अच्छा, सॉइल फर्टिलिटी से याद आया कि यहाँ पर सॉइल इरोजन भी नाम का कोई चीज होता है। तो सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन में क्या हो, दोनों में संबंध है? ओके, दोनों तो सेम जैसा लग रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन में भी सॉइल का इरोजन हो जा रहा है, और सॉइल इरोजन में भी सॉइल मतलब कि जो है नदी में चला जाता है बहकर। दोनों में सेम चीज है। आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड ओवर इरिगेशन। ये भी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अभी क्या है, फॉरेस्ट, सिंपल सी बात है, एफोरेस्टेशन करना चाहिए, अधिक से अधिक जंगल लगाना चाहिए, ताकि मिट्टी और अदर जो रीजन्स हैं, ओके, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे अंदर, वो हमारे धरती पे बनी रहे। ये किस चीज का सॉल्यूशन था? अब ऐसा ना हो सॉल्यूशन पढ़ने में मेन जो क्वेश्चन है वही भूल जाओ। तो ये लैंड डिग्रेडेशन का सॉल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने का सॉल्यूशन है। हाँ जी, तो ये देखिए, ये हुआ एफोरेस्टेशन। अगर हम लोग एफोरेस्टेशन करते हैं तो पेड़ होंगे, जानवर होंगे, सब कुछ होंगे। नहीं होंगे तो जो आज वाली सिचुएशन है लॉकडाउन की,
वो सिचुएशन पैदा हो जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं आपका मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ये देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, एक गाय है, ओके। एक गाय है जो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, एक बड़ा सा फील्ड है, उसमें सिर्फ एक ही गाय है ना। ये क्या दिखाता है आप लोगों को कि जैसे कि सपोज कि एक आदमी है, वो अकेले एक आदमी पूरा गांव में रह रहा है, ठीक है। अब गाय को आदमी मान लीजिए और जो खेत वहां पे है उसको गांव मान लीजिए। अब दूसरे वाले में क्या दिखाया गया, उसको चार भागों में डिवाइड किया गया एक खेत को, मतलब कि गाय जो है अब पहली वाली गाय से एक चौथाई हिस्से में ही घास चर रही है। मतलब क्या हुआ कि चार आदमी अब एक गांव में रह रहे हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको लोगों को, क्लियर क्लियर। नहीं आया समझ में तो पीछे स्लाइड में जाएं, पीछे 10 सेकंड पीछे जाएं और उसको 10-20 सेकंड फिर से उसको देखें। थर्ड डायग्राम में है कि अब क्या है कि एक बड़ा सा फील्ड है, ठीक है। इसका बोले तो 1/, छोटे से रीजन में, ठीक है ना, छोटे से रीजन में एक गाय को घास मिल रहा है। मतलब कहें कि एक गांव में अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग आकर रहने लगे, ठीक है। पहले एक व्यक्ति रहता था एक गांव में, फिर चार व्यक्ति रहते थे, अब बहुत सारे लोग आकर गांव में रहने लगे। तो ये क्या हुआ, जो मैनेजमेंट है ना, वो डिस्टर्ब हुआ ना, कि कहीं दूसरे वाले गांव में बहुत अधिक लोग रहते हैं, इस वाले गांव में एक लोग रहते हैं, ओके। तो जैसे जैसे लोग की जनसंख्या बढ़ता गया, वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ता गया। तो सेम चीज है कि आप लोगों को प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग चाहिए। जैसे कि इंडिया का डेंसिटी क्या है लोगों का, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। वहीं अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाए, नॉर्वे में चले जाए, स्विट्जरलैंड में चले जाए, स्वीडन में जाए, वहां पर क्या है, दूर दूर तक शायद ही कोई दिखाई देगा, ओके। वहां पर डेंसिटी जो है काफी कम है यार, समझो बात को, ठीक है ना। आप सभी लोगों को कंसंट्रेशन इस चैप्टर पे बना के रखना है। अगर ये चैप्टर आप लोगों को इजी है तो उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही ना। अब ऐसा तो छोटा छोटा तो चीज तो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा पेशेंस इसमें बनाए रखना है, ओके। आगे हम लोग चलते हैं। यह थ्रोनी ब्रशेस, यानी ऐसा रीजन जहां पर, ओके, ऐसा रीजन जहां पर क्या है, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे घास फूस ही वहां पर उगते हैं। जैसे कि रेगिस्तान वाले रीजन होता है, ठीक है ना, डेजर्ट वाला रीजन होता है, और वहां पर जंगल तो होता नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं थ्रोनी बसेस, जो वहां पर होते हैं, उगते हैं। तो इस चीजों को भी, थ्रोनी बसेस को भी उगाने की जरूरत है। उससे क्या होगा, तो जो हवा चलता होगा ना, हवा डेजर्ट वाला, इसीलिए ना हम लोग पढ़ेंगे कि क्या लगाते हैं, वाइंड एनर्जी लगाते हैं वहां, ओके। तो अगर आप थ्रोनी बसेस लगाएंगे, थ्रोनी ब्रशेस जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करें जैसे भी, तो क्या होगा, हवा जो होगा उसको रोकेगा ये प्लांट। इससे क्या होगा कि वहां पर मिट्टी नहीं होता है, रेगिस्तान वाला रीजन, वहां पे बालू की कड़े होती हैं जो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती हैं, उसको ये कंट्रोल करेगा। इससे क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन काफी कम हो सकता है उन रीजन में। नेक्स्ट टॉपिक है माइनिंग। देखिए आप लोग, इसमें दिखाया गया माइनिंग में कैसे माइनिंग से लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ओके। आप लोगों को जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, ये रहा माइनिंग, जो लिखा है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइड ऑफ ओवर इरिगेशन। अच्छा, ओवर इरिगेशन जो होता है वो कैसे हमारे लैंड को डिग्रेड करता है, सबसे बड़ा सवाल। जरा सोचिए, शायद कुछ समझ में आ जाए। देखिए, इरिगेशन तो पानी से होता है ना, और पानी आता कहाँ से है, जमीन से, या फिर किसी नहर से आप लोग पानी लाएंगे। तो अपने खेतों को अधिक से अधिक आप पानी दे रहे हैं, इससे दो चीज हो रहा है। एक तो जो पानी है जमीन से निकाल रहे हैं, उसका लेवल डाउन हो रहा है जमीन में पानी का, सिंपल सी बात समझिएगा। दूसरी चीज क्या होगा, दूसरी चीज आपके खेतों को अधिक पानी मिलेगा, उससे भी दो चीज होगा। पहला क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं अगर उनको अधिक पानी दिया जाए तो वो खराब होने का चांसेस भी अधिक रहता है। और दूसरा क्या होता है, पहला तो हम लोग देख लिए हैं कि सॉइल की
एक फर्टिलिटी चली जाती है, ओके, अधिक इरिगेशन होने से। और दूसरा जो प्लांट है जिस पर हम लोग अधिक पानी दे रहे हैं वो प्लांट भी खत्म होने का चांसेस अधिक होता है, ओके। अब इस हम लोग को इसको कैसे टैकल किया जाए ओवर इरिगेशन को, उसको टैकल करने का कुछ आइडियाज लाया गया है जो कि इंडिया में भी कुछ अपनाया जाता है, लेकिन फॉरेन में ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिका वगैरह में। वहां पर क्या किया जाता है कि जैसे कि आप लोगों को करना है ना, खेतों को पानी देना है ना, तो वहां पर हेलीकॉप्टर से पानी गिरा दिया जाता है। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए इस वाले डायग्राम में दिया गया है कि वहां पर बड़ा बड़ा पाइप लगाया गया है जो कि पानी को फेंक रहा है। हम लोगों में क्या होता है कि कुआं होता है, उससे ना समरसेबुल से पंप से पानी निकाल कर खेतों को पानी जाता है। उसमें क्या होता है कि पानी का इस्तेमाल अधिक होता है, अधिक पानी का वेस्टेज होता है। लेकिन जब आप लोग स्प्रिंकल का इस्तेमाल करते हैं तो सारे प्लांट तक पानी पहुंच जाता है और जितना पानी चाहिए उतना पानी उनको इजीली मिल जाता है। इससे कम पानी का वेस्टेज होता है। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, शायद आपको एनसीईआरटी के बुक में न मिले या फिर किसी अदर बुक में भी ना मिले, और शायद ये कोई बताएगा भी नहीं, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब देखिए इंडिया में जो चावल उगाया जाता है ना और जो चाइना में चावल उगाया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो इंडिया का चावल चाइना के चावल से 3 गुना अधिक पानी कंज्यूम करता है। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब कि हम लोग ओवर इरिगेशन करते हैं। जी नहीं, हमारी जो फर्टिलिटी होती है ना सॉइल की, वो डाउन होती है। सॉइल का जो सीड होता है, सॉरी सॉइल का नहीं, जो चावल का सीड होता है वो अधिक उसमें पानी कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी होती है। और सेम चावल हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 4 टन चावल चाइना को एक्सपोर्ट किए तो कितना हम लोग पानी एक्सपोर्ट कर दिए? आप लोग ये सोचकर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए।